हेलो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर स्टैटिक में हिस्ट्री पोर्शन का है। तो आज हिस्ट्री में देखिए क्या क्या कवर होगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये सारे कवर करेंगे। आपको इधर उधर से भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मतलब एग्जाम इसी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है, तो बोला एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो आंसर पूछ रहा है वो कौन सा कब्र है, तो दमदमा से। अब दमदमा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दमदमा से हुई खुदाई से कुल मिलाकर 41 मानव संविधान प्राप्त हुए, जिनमें से 5 संविधान एवं संविधान तथा संविधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। अन्य संविधानों एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ की समाधियाँ छिछली एवं अंडाकार थी एवं वास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी, कब हुई थी या किस काल में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। जौ एवं गेहूं का खाद्यान्न के रूप में उगाया गया। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नज़दीक कोलटिहवा नामक स्थान से मिला तथा बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पीसीएस यूपीएससी में आता है, तो आप ध्यान से इसे सुने और देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पश्चिमी नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश से में है, वहाँ से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। 5 है, राख का टीला निम्नलिखित में राख का जो टीला है निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। पहला नंबर तो ये आंसर बन जाता है कि राख का टीला नवपाषाण स्थल से संबंधित। अब वो नवपाषाण स्थल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। संगनकल्लू जो कि बेल्लारी कर्नाटक में है नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन है। ये टीले उस काल के चरवाहा समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। दिशा पूछ रहा है, उत्तर से पूर्व दक्षिण ये सब, तो आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य नेवासा, दाइमाबाद, कौथे तथा इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मिले हैं। सबके साथ मिट्टी की हंडिया तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य ब्रुज होम से प्राप्त हुए हैं। ये जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के संविधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इस स्थल की खोज सन 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था, तो इसका आंसर सब लोग जानते हैं जौ, जिसको कि यव भी बोलते हैं। तो वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ यानी बार्ली 8000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व नियर ईस्ट भूमध्य सागर ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व आसपास ही गेहूँ उगाया गया। 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज है। मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में 6000 ईस्वी पूर्व उगाया गया। बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व के चीन में, सोरगम 5000 ईस्वी पूर्व के अफ्रीका में, राई 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईस्वी पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया। तो देखिए इतने अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किस राज्य के मैकालावेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस
यानी पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मेकाला वेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहां हाल में 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के हैं। कंडानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफस स्थल है। पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्कीर्णन को कहा जाता है। पेट्रोग्लाइफस अगर पूछ देगा ये क्या है, तो इसको बोल दीजिएगा चट्टानों पर उत्कीर्णन को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इसमें ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? वो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण, ये लौह युग 4 काल थे ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी नहीं डी। लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृदभांडों को चित्रित किया। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित मृदभांड पाए जाते थे। यह मृदभांड नाना प्रकार के होते थे, जिनमें अधिक प्रसिद्ध है साधारण तस्टरिया, टेटीदार कलश, तंडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र एवं कटोरे इत्यादि। इसका आंसर लौह युग हो जाएगा। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, ये टॉपिक कवर करेंगे। 1-2 टॉपिक आज कवर हो जाएगा प्राचीन इतिहास में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बोल रहा है सुमेलित करने के लिए लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। तो सुमेलित करें तो प्राचीन गोदी क्षेत्र लोथल में होके बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया। अशोक का सी स्तंभ से सारनाथ में है और बौद्ध अधिगम का महान पीठ नालंदा में है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, गेंडा, हाथी, बाघ। तो इसमें गाय है जिसका नहीं हुआ था। मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। तो ये चारों ऑप्शन है ना, गेंडा, हाथी, बाघ याद रखिएगा। ये गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित किया गया था, ये गलत है। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया है। फिर से कह रहा है सुमेलित करने के लिए। तो देखिए इधर लोथल की खोज गोडीवादा, विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से जुड़े पुरातत्विक खोज सही जो। तो लोथल से गोडीवादा मिला है। कालीबंगा से जो है जोता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख है। बनमाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। फिर हमारा क्वेश्चन 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका दोनों सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्वान था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि वाह व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का भी साक्ष्य भी मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ देवी का पूजा या देवता की पूजा नहीं होता था, दोनों की पूजा होता था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अपवाह तंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार के होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ था। बहरहाल युद्ध में घोड़े के उपयोग को कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की मोहरों में छपा हुआ स्वास्तिक चिन्ह व जानवरों की अनुकृति उनके धार्मिक आस्था के बारे में बतलाता है। वहाँ पाई गई मूर्तियों से भूतत्वविदों को पता चला है कि उस समय लोग माँ रूपी देवी तथा पितृत्व देवता की भी पूजा करते थे, जो शायद समग्र जाति के पिता के स्वरूप थे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये सबको पता है, मोहनजोदड़ो। तो 11.88 मीटर लंबा और 701 मीटर चौड़ा
तथा 2.43 मीटर गहरा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ये भी याद रखिएगा किसने आश्चर्यजनक निर्माण कहा, तो मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात है, मतलब कोई लिपि पता नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है। उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित चित्राक्षर प्रकार की है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इस तमिल लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रस्तर लिंग की आकृतियों से भी हमें शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग माता देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड प्रणाली, ये सड़कें प्राय चौड़ी हुआ करती थी तथा इनके दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था, यानी चौड़ी और सीधी होती थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा धान्यगार। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थापत्यों में विशालतम धान्यगार था, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट थी। दूसरा विशाल स्थापत्य विशाल स्नानागार था, जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और ऊंचाई 8 फीट। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उसमें नारी यानी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, लोथल था। तो सिंधु सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पतन या बंदरगाह का साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यों से भी पूर्व, यानी वैदिक काल से भी पूर्व का ये काल है। तो लाल मृदभार पर चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृदबान आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था। मृदभांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CA यानी पूर्व आर्य से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति तथा उनके सैंधव स्थलों से प्राप्त माता देवी की मूर्तियाँ यह प्रमाणित करती है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ या आरंभ पूर्व काल आर्य काल में हो चुका था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता काल में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। तो J.H. मैके ने चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज सन 1935 में N.G. मजूमदार ने की थी। मैके ने उत्खनन के द्वारा यह पता लगाया कि यहाँ मनका बनाने का कारखाना था तथा भट्टी थी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। रंगपुर में प्राक हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि यहाँ के निवासी कृषक चावल, बाजरा तथा ज्वार की कृषि से संबंधित थे। 17 बोल रहा है दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है। ओके, तो ये कहाँ है, तो दधेरी जो है वो लुधियाना जिले पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक पर्वतीय पूरा स्थल है। यह स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है, क्योंकि यह चित्रित धूसर मृदभान पाए गए हैं जो आर्य संस्कृति की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये सबको पता है कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई सन 1957 से 58 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है।
तो 19 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो रोपड़, लोथल, कालीबंगन, अभी ये सब पढ़े, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम नहीं आया, तो पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, जबकि कालीबंगन, रोपड़ और लोथल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। देखिए सिंधु घाटी कितना क्वेश्चन है उतना ही कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ तक है, कवर कर देते हैं 36 क्वेश्चन। बोला सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो इसमें हो जाएगा राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी जो अभी पाकिस्तान में है के तत्कालीन मोंटगोमरी यानी साहिवाल जिले में, तथा वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, जहाँ प्रत्येक घर में निजी कुएं तथा स्नानागार पाए गए हैं। 23 बोरा सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, मतलब किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर तो सब लोग जानते हैं, तांबा। फिर 24 बोरा निम्न से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली, यानी बनावली जो हरियाणा में है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विरसव मुद्रा प्राप्त हुई है? विरसव मुद्रा प्राप्त कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विरसव मुद्रा प्राप्त हुई थी। सन 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा उत्खनित वस्तुओं में से एक मुहर मिली थी जिस पर कुबर वाले बैल किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? भारत में होती है, चीन में नहीं होती, पाकिस्तान में होती है, अफगानिस्तान में होती है। तो सिंधु नदी अफगानिस्तान में नहीं होती, चीन में होती है ये। तो सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। ओके, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से हुआ है। माना जाता है कि यह नदी दक्षिण पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाई गई है? ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भारत। तो नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है, आहार में तथा गिलुंद में। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे स्थलों में है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और कालीबंगा राजस्थान में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा का स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो धौलावीरा जो है वो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोड़वे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर देख लीजिए जोड़वे संस्कृति क्या है। तो जोड़वे संस्कृति एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, ओके, जिसका विस्तार महाराष्ट्र में था। इस संस्कृति का मूल क्षेत्र प्रवरा गोदावरी घाटी थी। संस्कृति के मूल स्थलों में दैमाबाद, इनाम गांव, जोड़वे और निवास है। 1200 ईसा पूर्व में लगभग सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, केवल जोड़वे संस्कृति ही 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। तो इसका ऑप्शन क्या देख लीजिए, प्रवर गोदावरी थी, ये सही है। जोड़वे संस्कृति मुख्य ये भी सही है। दैमाबाद प्रतीकात्मक दफनाए गए तो ये भी सही है, ये गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी धर्मतंत्रीय एकात्मक। तो हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था संभवतः
मतलब धर्मतंत्र एकात्मक नहीं था, कुलीन तंत्रीय था, यानी कुलीन तंत्र थी। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था यह कह पाना थोड़ा कठिन है, किंतु वस्तुतः संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उनके कुछ प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे तथा उसके प्रांतों की राजधानियाँ थी। हड़प्पा समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग तथा तीसरा अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। पहला वह सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी, तो ये सही है। एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहर की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है, ये भी सही है। सर क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है हड़प्पा स्थल कोट डीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोट डीजी जो है, इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह का सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। तो देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी। सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। भारत में लोहे को प्रारंभिक प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कांस्य युगीन किसमें दिया गया है, मतलब ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ओके, ये उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, तो सी सही नहीं है, इसमें लौह पता नहीं था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है। बोल रहा है सम्मिलित करने। तो धौलावीरा खादीर टापू कक्ष गुजरात में है। राखी गड्डी का नाम अभी हिसार है जो हरियाणा में है, मतलब पर हड़प्पा स्थल का नाम है या आधुनिक नाम है। तो धौलावीरा का नाम खादीर टापू है जो कच्छ गुजरात में। राखी गड्डी का अभी नाम हिसार है जो हरियाणा में है। वीराना का अभी नाम फतेहाबाद है जो हरियाणा में है। भोगवा का अभी सौराष्ट्र जो गुजरात में है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही है। तो सही कौन सा एक सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावनी में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहाँ पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडन कहने लगे। हड़प्पा युग तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गेंडे का ज्ञान था। तो ये सब पढ़ लिए। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा एक सही है। तो मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी थी, तो ये सही है। हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के, तो ये तो गलत है। ताम्र के बारे में जानते थे। हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे, एक ही ऑप्शन दिया है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे, तो ये भी सही है। तो आज हमारा ये एक हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता एक पाषाण काल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर मेरा वैदिक काल पे रहेगा और इससे जुड़े एक और चैप्टर पे, अगर ये छोटा रहा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।